वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 28 जनवरी 2025 और 28 जनवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 26 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स कल मैंने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास दिया था, उस वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो 7 लोगों को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गया? तो उत्तर हो जाएगा 217 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 29 जनवरी को इसरो का कितने नंबर का रॉकेट लॉन्च होगा? तो उत्तर हो जाएगा 100वां रॉकेट। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो उत्तर हो जाएगा माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? तो उत्तर हो जाएगा जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना किया? उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अब हम लोग डिटेल से 28 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, डिटेल देखते हैं। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जो है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत मिलने वाले लाभों को ट्रैक करता है। यह जो है आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से BPL महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरा होने पर जश्न मनाया है। ठीक है, अब बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और वहाँ का राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए उत्तर नई दिल्ली होगा। डिटेल देखते हैं, 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की। बैठक का उद्देश्य था बिमस्टेक सदस्यों देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही साथ 5 वर्षीय कार्य योजना को अंतिम रूप देना था। ठीक है, और इसका मुख्य फोकस क्षेत्र था सूचना साझा करना, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया और वैश्विक साइबर मानदंड इत्यादि को शामिल करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। वन विभाग कानूनी मुद्दों को हल करने के लिए नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर से 20 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी में स्थित है। इसका नाम ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। अब फ्रेंड्स बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए राजस्थान को अभी हाल ही में सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा का आरक्षण का प्रावधान किया। राजस्थान में ही टाटा पावर ने 1.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जो कि किस पर होगा? सौर संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जैसे बुनियादी ढांचों पर यह 1.2 लाख करोड़ रुपए टाटा पावर के द्वारा निवेश करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि अभी राजस्थान में ही महिला सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट की घोषणा की गई है। हाल ही में उदयपुर में 28वें भामाशाह सम्मान समारोह प्रदान किया गया। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल करके पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। हाल ही में राजस्थान के ही जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास हुआ, जिसमें भारत, जापान, ग्रीस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UAE और श्रीलंका की वायुसेना ने भाग लिया था। हाल ही में राजस्थान के नवाथल जयपुर में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। अब देखिए राजस्थान में ही आईफा अवार्ड के
सिल्वर जुबली का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? आईफा अवार्ड आयोजित किया जाएगा जयपुर में, ठीक है। यानी 25वां आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। राजस्थान का राजधानी है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है। देखते हैं इसका डिटेल हम लोग। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 प्रकाशित किया है। यह 5 उपसूचकांकों का उपयोग करके 18 प्रमुख भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक और ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, इन सभी बातों को इस पर शामिल किया गया। चलिए बात हुई है यहाँ पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा है। जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक अग्रणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं बात होती है तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा की, तो ये सभी प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में रखे गए हैं। बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से रिलेटेड हम लोग कुछ करेंट का क्विक रिवीजन करेंगे। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल शीर्ष पर रहे हैं। इन दोनों राज्यों ने 79 अंक हासिल किया था। वहीं पर SDG इंडेक्स में बिहार, झारखंड और नागालैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल थे, ठीक है। चलिए फिर नीति आयोग जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, जिसके मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीबी कम हुई है और इन राज्यों में बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। बात हो रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अभी वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंगसो दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पंगसो दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और म्यांमार के बीच में। किन के बीच में? भारत और म्यांमार, यानी C नंबर। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया है। यह 3727 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंगसो दर्रा पटकाई पहाड़ियों में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसका नाम पंगसो के नाम पर रखा गया है, जो दर्रे से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बर्मी गांव है और असम बर्मा के लिए एक आसान मार्ग के रूप में काम करता है। यह आखिर इतना चर्चा क्यों? क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहीं पर अहोम आक्रमण का मार्ग था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल स्टिलवेल ने चीन के लिए एक मार्ग बनाने का प्रयास किया था यहीं से, ठीक है। इसीलिए म्यांमार के पास की लेक ऑफ नो रिटर्न दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बात हो रही है दर्रे या सुरंग की, तो हम लोग सुरंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर जेडमोर सुरंग का उद्घाटन हाल ही में PM मोदी ने किया। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में सिंकुला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। सिंकुला टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी, जिसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है अटल टनल। अटल टनल जिसका सीमा क्षेत्र विकास में एक अहम मील का पत्थर है। अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है, जो 9.02 किलोमीटर की लंबाई वाली विश्व की 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग ट्यूब सुरंग है। चलिए सेला टनल की बात हो रही है, तो सेला टनल जो है इसका उद्घाटन भी PM नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2024 को किया था। सेला सुरंग जो है 3000 मीटर या 9800 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क सुरंग है, जो असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करती है, ठीक है। अभी हाल ही में मुंबई के अंडर सी रोड टनल का उद्घाटन किया गया, जो कि देश की पहली अंडर सी रोड टनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में किन दो शहरों को मिली है? ध्यान दीजिएगा कि उदयपुर और इंदौर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में मिली है और यह देश का पहला जो है रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो चलिए अब हम लोग इसका डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में 2 शहरों उदयपुर और इंदौर को मिली है और यह भारत की पहली है। ध्यान रखिएगा, यह भारत की पहली है, ठीक है, ऐसा करने वाली, ठीक है। चलिए
बात अब इसका हम लोग इससे रिलेटेड कुछ हम लोग आद्य भूमि या रामसर स्थलों से रिलेटेड कुछ हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। आद्य भूमि क्या है कि यह उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है और ये ताज़े पानी की आपूर्ति वगैरह करते हैं। हालांकि लगातार खराब हो रहे अन्य उपयोग में यह धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है आर्द्र भूमियाँ, ठीक है। तो इन्हीं को बचाने के उद्देश्य से 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन को हस्ताक्षरित किया गया था और 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 1982 से अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हैं जो देश के बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। चलिए, भारत में रामसर स्थलों की कुछ सूची हम लोग अभी जो हाल फिलहाल में जो शामिल किए गए उनका हम लोग देखते हैं। इनमें कुछ नए रामसर ये हैं, जैसे नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु को हाल ही में शामिल किया गया। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु को हाल ही में शामिल किया गया रामसर स्थल में। तवा जलाशय मध्य प्रदेश को हाल ही में रामसर स्थलों में भारत की सूची में शामिल किया गया। उसके अलावा कुछ अन्य भी हम लोग देख लेंगे। अगनासिनी ज्वार नदमुख कर्नाटक में है, ठीक है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार में। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार। तामपारा झील ओडिशा। हीराकुंड जलाशय ओडिशा। अंशुपा झील ओडिशा। इन सभी को भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। कुल मिलाकर के 85 रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका डिटेल। हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियसजको पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। यह उपलब्धि उन्होंने 26 जनवरी 2025 को हासिल की, जो उनके और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब पर्वतारोही से की बात हो रही है तो पर्वतारोही से रिलेटेड कुछ हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। मई 2024 में जो है ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी थी। मई में ही सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन में 2 बार माउंट ल्हासे पर चढ़ाई की थी। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स इस बार, ठीक है। अब चलिए, मई 2024 में कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अब पर्वतारोही से कुछ जुड़े हुए बात भी देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ECI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ECI मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन को, ठीक है। किसे? दूरदर्शन को। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया है, जिसमें सूचित मतदान के महत्व पर जोर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, हाल फिलहाल में जो इस पुरस्कारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में क्या हुआ था मीडिया से रिलेटेड जो भी है, तो RSF के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कारों का 32वां संस्करण प्रदान किया गया। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में, ठीक है। जिसमें पुरस्कार विजेताओं में कौन कौन शामिल थे उसको हम लोग देख लेंगे। फिलिस्तीन पत्रकार वायल अल दादो साहसी पुरस्कार, यूक्रेनी पत्रकार और NGO द रेकनिंग प्रोजेक्ट को और नतालिया गुमेनियुक को प्रभाव पुरस्कार दिया गया। वहीं भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को स्वतंत्रता पुरस्कार से RSF प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार में सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हाल ही में मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता। हाल ही में क्या हुआ था 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को प्रदान किया गया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ICC पुरुष T20I यानी टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा होना चाहिए, हाँ रोहित शर्मा, ठीक है। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा को, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। रोहित शर्मा को ICC पुरुष T20I
टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया। यह उपलब्धि उन्हें साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दिया गया। पिछले साल ही भारत अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता था। खिताब भी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता गया था। टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया। अब बात हो रही है क्रिकेट से रिलेटेड, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में स्मृति मंधाना ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनी गई है। स्मृति मंधाना 4000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध सर्वाधिक रनों का स्कोर खड़ा किया था। हाल ही में जो है मार्टिन गुप्टिल जैसे खिलाड़ियों ने क्या लिया था, संन्यास लिया था। हाल ही में जो है जैसा को MCC का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में जो है जैसा को ICC का भी अध्यक्ष बनाया गया है। और हाल ही में गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मिशेल मार्टिन को हाल ही में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए, हाल ही में आयरलैंड की संसदीय मतदान के बाद मिशेल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड के ताओसीज यानी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। उनके नामांकन के पक्ष में 95 और विपक्ष में 76 वोट मिले हैं। इससे पहले 2020-2022 तक इस पद पर वह रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आयरलैंड के संसद को प्रधानमंत्री को ताओसीज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री को ताओसीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। T20I क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो उत्तर हो जाएगा तिलक वर्मा। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं इसका। भारत के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा कर दिखाया। ठीक है, हाल ही में तिलक वर्मा ने लगातार 4 पारियों में बिना आउट हुए 318 रन बनाए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन है? तो UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड फ्रेंड्स। चलिए उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। उत्तराखंड की बात हो रही तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में ही माना गांव में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड के 7 स्थानीय उत्पादों को GI टैग मिला है हाल ही में। उत्तराखंड में फिर लाओ पैसे पाओ मिशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड और गोवा में पर्यटन के क्षेत्र में समझौता किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई गई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई गई है। अब बात हो रही है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो जनरल गुरमीत सिंह हैं। CM पुष्कर धामी है। राजधानी जो है देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। कल फिर से नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।